ये है कैप्टन देवी शरण, जिनके ऊपर निशाना साधा था हाईजैकर इब्राहिम अख्तर ने। उनके पीछे 4 और हाईजैकर ने कुल 150 लोगों को बंदी बनाया था और सारे लोग भारत से मदद की भीख मांग रहे थे। लेकिन भारत सरकार के लिए इन लोगों को रेस्क्यू करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस प्लेन को चारों तरफ से तालिबान के कमांडोज ने घेर के रखा था और प्लेन भारत से लगभग 1000 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान के कांधा शहर में खड़ा था। लेकिन इससे भी भयानक बात तो यह थी कि पैसेंजर को बचाने के चक्कर में भारत सरकार एक ऐसा फैसला लेने वाली थी जो कि आने वाले समय में बहुत सारे आतंकी हमलों का कारण बनने वाला था। तो चलिए जानते हैं द स्टोरी ऑफ IC 814 हाईजैकिंग। 24 दिसंबर 1999 की दोपहर नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था। एक शख्स सूट बूट पहनकर डिपार्चर एरिया में पहुंचता है। उसके हाथ में एक सूटकेस था। चौंकाने वाली बात यह थी कि उसे बिना ठीक से सिक्योरिटी चेक किए अंदर जाने दिया जाता है। वही सूटकेस आगे चलकर इस पूरी घटना की जड़ बनता है। वह सूटकेस 5 लोगों तक पहुंचाया जाता है जो पहले से वहां मौजूद थे। बाद में रिपोर्ट्स में सामने आया कि उसी में हथियार और विस्फोटक थे। शाम 4 बजे इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC 814 काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। प्लेन में 169 यात्री और 11 क्रू मेंबर, कुल 190 लोग सवार थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह साधारण फ्लाइट कुछ ही मिनटों में इतिहास की सबसे खौफनाक घटनाओं में बदलने वाली है। करीब 4:38 पर जब प्लेन भारतीय एयरस्पेस में प्रवेश करता है, एक हाईजैकर स्नैक्स देने आए क्रू मेंबर के पीछे पीछे कॉकपिट में घुस जाता है। उसके हाथ में पिस्तौल और दूसरे हाथ में बम था। वो कैप्टन देवी शरण के सिर पर बंदूक तान देता है और कहता है, जो बोलूंगा वही करोगे। उसी समय बाकी हाईजैकर्स केबिन में यात्रियों को बंधक बना लेते हैं। कैप्टन चुपचाप ट्रांसपोंडर कोड 7500 सेट कर देते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय संकेत है कि विमान हाईजैक हो चुका है। दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को खतरे का पता चल जाता है, लेकिन जमीन पर निर्णय लेने में देरी शुरू हो चुकी थी। हाईजैकर्स प्लेन को पश्चिम दिशा यानी लाहौर ले जाने का आदेश देते हैं। कैप्टन बहाना बनाते हैं कि फ्यूल कम है। बातचीत, तनाव, धमकियां, सब कुछ हवा में चल रहा था। आखिरकार विमान अमृतसर के ऊपर पहुंचता है। यह भारत के पास सबसे बड़ा मौका था। प्लेन को श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर पर उतारा जाता है। लेकिन यहीं से गड़बड़ियों की लंबी श्रृंखला शुरू होती है। दिल्ली से NSG कमांडो बुलाने का फैसला लिया जाता है, पर दूरी, मंजूरी और समन्वय में देरी होती है। लोकल पुलिस कमांडो तैयार थे, पर उन्हें कार्रवाई की अनुमति नहीं मिलती। समय निकलता जा रहा था और हर बीतता मिनट यात्रियों की जान पर भारी पड़ रहा था। इस देरी के बीच हाईजैकर्स भड़क उठते हैं। 25 वर्षीय यात्री रूपिन कटियाल को बेरहमी से चाकू मार दिया जाता है। खून से लथपथ हालत में उसे मदद भी नहीं दी जाती। यह मैसेज साफ था, हम मजाक नहीं कर रहे। दबाव में आकर कैप्टन फिर विमान उड़ाने को मजबूर हो जाते हैं, जबकि सही से फ्यूल भी नहीं भरा गया था। अमृतसर से उड़ान भरना बाद में भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक भूलों में गिना गया। प्लेन लाहौर पहुंचता है। पाकिस्तान पहले लैंडिंग से इनकार करता है। रनवे की लाइट तक बंद कर दी जाती है। अंधेरे में कैप्टन को जो रोशनी दिखती है वह रनवे नहीं बल्कि हाईवे निकलता है। आखिरी क्षणों में वह विमान को ऊपर खींचकर दुर्घटना टाल देते हैं। अंततः आपात स्थिति को देखते हुए लाहौर में लैंडिंग की अनुमति मिलती है। जल्दी जल्दी फ्यूल भरवाकर पाकिस्तान विमान को रवाना कर देता है। अब दिशा बदल चुकी थी। अगला पड़ाव दुबई में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते कुछ यात्रियों को रिहा किया जाता है। 27 लोगों को छोड़ा जाता है, जिनमें रूपिन कटियाल का शव भी शामिल था। यहीं से हाईजैकर्स की असली पहचान के सुराग मिलने लगते हैं। लेकिन बाकी बंधक अभी भी विमान में कैद थे। 25 दिसंबर की सुबह विमान अफगानिस्तान के कंधार पहुंचता है, जहां उस समय तालिबान का नियंत्रण था। एयरपोर्ट पर तालिबान लड़ाके गाड़ियों और हथियारों के साथ विमान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। भारत के लिए अब सैन्य कार्रवाई लगभग असंभव हो चुकी थी। हाईजैकर्स की मांगे सामने आती है। 35 आतंकियों की रिहाई, $200 मिलियन और एक आतंकी की लाश
भारत के भीतर बंधकों के परिवार सड़कों पर उतर आते हैं। मीडिया लगातार कवरेज कर रहा था। सरकार पर असाधारण दबाव था। कई दौर की बातचीत के बाद मांग घटकर 3 आतंकियों की रिहाई पर आ जाती है। आखिरकार भारत सरकार को मजबूरी में फैसला लेना पड़ता है। जिन 3 आतंकियों को छोड़ा जाता है उनमें शामिल थे मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगार। 31 दिसंबर 1999 को इनकी रिहाई के बदले सभी बंधकों को छोड़ दिया जाता है। हाईजैकर्स सुरक्षित निकल जाते हैं, लेकिन असली झटका आने वाले सालों में लगा। मसूद अजहर बाद में जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन को खड़ा करता है। आगे चलकर भारत की संसद पर हमला और कई बड़े आतंकी हमलों की जड़ें इसी फैसले से जुड़ती दिखाई देती है। IC 814 की हाईजैकिंग सिर्फ एक विमान अपहरण नहीं थी, यह एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति आतंकवाद के प्रति दृष्टि। ऐसे 3D डॉक्यूमेंट्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।